चलिए पहाड़ प्रभात की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड में लोक सेवा आयोग ने भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। लोक सेवा आयोग ने बंदी रक्षकों के लिए मांगे आवेदन। 238 पदों पर बंदी रक्षकों के आयोग को करानी है भर्ती। और उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग से हस्तांतरित 5 भर्ती में से है बंदी रक्षक एक भर्ती। 238 पदों में से 214 पुरुष और 24 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, जिसके लिए 12वीं पास और 21 से 35 वर्ष उम्र तय की गई है। तो लोक सेवा आयोग ने बंदी रक्षकों के लिए आवेदन मांगे हैं। 21 से 35 साल के जो अभ्यर्थी हैं वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और 238 पद हैं, जिनमें से 214 पुरुषों के लिए आरक्षित है, जबकि 24 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो लोक सेवा आयोग ने बंदी रक्षकों के लिए जो ये आवेदन है ये मांगने शुरू कर दिए हैं। और उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग से हस्तांतरित 5 भर्ती में से बंदी रक्षक की ये भर्ती है। 238 पद निकाले गए हैं, जिन पर आवेदन मांगे गए हैं। और 21 से 35 साल के जो युवा हैं वो इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। और पंकज फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज, और क्या जानकारी है आपके पास इस भर्ती को लेकर? देखिए आयुषी, अभी जो उत्तराखंड में उत्तराखंड अधीनस्थ चयन से भर्ती घोटाला आया था, उसके बाद तकरीबन 5 भर्ती राज्य सरकार ने लोक सेवा आयोग को दे दी थी, जिनमें बंदी रक्षकों की भर्ती भी इसमें शामिल की गई थी। और इसमें ही जो लोक आयोग ने 338 पदों पर अपने जो आवेदन है वो अभ्यर्थियों से मांगे हैं, और उसके लिए जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। उसमें जो 50% अंक होंगे वो शारीरिक क्षमता के हिसाब से लाने होंगे। उसके बाद ही जो अभ्यर्थी है वो आगे की परीक्षा में बैठ सकेंगे। इसमें 238 पद हैं, उसमें से 214 पद पुरुषों के लिए हैं और 24 जो पद हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। 12वीं पास और 21 से 35 वर्ष की उम्र के जो लोग युवा हैं वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड में जो भर्ती घोटाले के बाद तमाम दिक्कतें युवाओं को आ रही थी और इस तरह की चर्चाएं चल रही थी कि भर्ती कैसे कराई जाएंगी, तो लोक सेवा आयोग ने अपने स्तर से सभी जो भर्तियां हैं उनमें अब आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब युवाओं के लिए मौके जो रोजगार के लिए वो आने वाले हैं। बिल्कुल, चलिए पंकज आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी जानकारी आपसे लेते रहेंगे। और चलिए आगे बढ़ेंगे। इसी बीच फॉरेस्ट गार्ड भर्ती मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर भी आपको बता दें। फॉरेस्ट गार्ड भर्ती मामले में नकल से भरी अभ्यर्थियों के चयन प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने फिर से अभ्यर्थियों की भर्ती पर रोक लगाई है। नकल मामले में से बरी हुए 9 युवाओं को आज आयोग ने सत्यापन के लिए बुलाया था। बेरोजगार युवाओं ने एसआईटी रिपोर्ट के लिए आयोग पर दबाव बनाया था, और जिसके बाद आयोग अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर करेगा। और पंकज लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज, और क्या जानकारी इस खबर से जुड़ी हुई? तो फॉरेस्ट गार्ड भर्ती मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने एक बार फिर से रोक लगा दी है। नकल से भरी अभ्यर्थियों के चयन प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। तो उत्तराखंड में अब अधिकारियों की मनमानी नहीं चलेगी। सीएम धामी ने अधिकारियों को 2 टूक में साफ कर दिया है कि समय काटने के लिए कोई भी दफ्तर न आए। औपचारिकता से काम नहीं चलने वाला है। सुबह 10 से शाम 5 बजे की औपचारिकता से हटकर राज्य के हित में काम करना होगा, और इसी को ध्यान में रखकर काम करने की जरूरत भी है, तभी उत्तराखंड का संकल्प पूरा होगा। तो जिस तरीके से अधिकारियों की लेट लतीफी सामने आई थी, कई बार फटकार भी लगा चुके हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी, और इसी को लेकर अब 2 टूक पे कह दिया है कि औपचारिकता ना बढ़ती जाए। अपने अधिकारी गणों से भी कहा है, सभी से कहा है, हमारे मंत्रीगण तो लगातार लगे ही हुए हैं, हमारे अधिकारीगण भी। हमने जो नए उत्तराखंड का संकल्प लिया है, हमारा संकल्प है नए उत्तराखंड का, और इस नए उत्तराखंड के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए जो हमारी एक मानसिकता है कि हमें औपचारिकता बस 10 से लेकर 5 बजे तक ऑफिस जाना है, उसके बाद काम खत्म। इस प्रकार की संस्कृति को भी हमें बदलना होगा। हम सब लोगों को पेन लेकर नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ना होगा कि अगर 5 की जगह 7 भी बज जाएगा, 8 भी बज जाएगा और 9 भी बजेगा, तो भी हमको जो है उतने ही मन से काम करना होगा जितने मन से हम सवेरे 10 बजे आए हैं। तब जाकर हम नए उत्तराखंड का संकल्प को पूरा कर पाएंगे। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त रवि कैंतुरा सीधा लाइव देहरादून से हमारे साथ जुड़ रहे हैं।
रवि, कई बार मुख्यमंत्री को हम ये सुनते हुए नजर आए थे, जहां अधिकारियों को फटकार भी लगाते नजर आए, नाराजगी भी उनकी देखने को मिली, और अब दो टूक में ये कह दिया है कि सिर्फ औपचारिकता अधिकारी ना बरतें। बिल्कुल आशी, देखिए मुख्यमंत्री का एक साफ संदेश है कि औपचारिकता के तौर पर काम न किया जाए। अगर प्रदेश की बेहतरी और विकास के लिए काम करना है तो 10 से 5 वाला जो औपचारिकता है उसको छोड़कर काम करना होगा। प्रदेश के एक नए विकास के संकल्प को लेकर काम करना होगा। मुख्यमंत्री इस बात को लेकर साफ कर चुके हैं तमाम अधिकारियों को कि 10 से 5 की औपचारिकता को खत्म करें और पूरे तन्मयता के साथ प्रदेश के हित में काम किया जाए, तभी हम अब इस संकल्प को पूरा कर सकते हैं। उन्होंने साफ तौर पर जिक्र किया है कि जिस तरीके से मंत्री हैं वो तो काम पर लगे हैं, लेकिन जो अधिकारी हैं और जो कर्मचारी हैं उनको ये संदेश है कि जिस तरीके से एक औपचारिकता होती है वो औपचारिकता भर जो है उनके काम में न रह जाए और जितना भी वक्त जो है प्रदेश की बेहतरी के देना पड़े वो दिया जाए। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2025 तक उत्तराखंड के लिए कई संकल्प लिए हैं, जिसमें चाहे ड्रग्स फ्री उत्तराखंड की बात की जाए या फिर एक नए उत्तराखंड के संकल्प की बात की जाए, तो इन तमाम विभागों को खासतौर पर कहा गया है कि सिर्फ जिस तरीके से ड्रग्स फ्री उत्तराखंड की बात की थी कि 2025 तक उसमें सिर्फ पुलिस का ही रोल न हो, बल्कि तमाम जो अन्य विभाग हैं वो भी जो है आपसी समन्वय बनाकर एक साथ बढ़कर आगे काम करें, तभी एक उत्तराखंड के एक नए उत्तराखंड के संकल्प को पूरा किया जा सकता है। तो पुष्कर सिंह धामी का ये संदेश है, क्योंकि इस तरीके की शिकायतें भी कई जगह आई थी कि 10 से 5 की औपचारिकता है और उसमें कई ऐसे काम हैं जो कि छूट जाते हैं। चाहे हम बीच में देखें तो कई लोग अपने काम के लिए सरकारी दफ्तरों पर पहुंचते हैं, तो चाहे लंच ब्रेक की बात हो या फिर अधिकारियों के समय पर ना आने की बात हो या फिर समय का हो जाना हो या फिर किस तरीके से छुट्टियों की बात हो, तो कई काम जो है ऐसी आदर में लटक जाते हैं। तो औपचारिकता से हटकर जो है लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सके, उनके काम समय पर हो सके, लोगों को ज्यादातर जो है चक्कर ना काटने पड़े, इन तमाम चीजों की ओर ही मुख्यमंत्री का ये संदेश है तमाम उन अधिकारियों को, उन कर्मचारियों को जो सरकारी विभागों के कर्मचारी हैं कि 10 से 5 की औपचारिकता को छोड़ना होगा, उत्तराखंड की बेहतरी के विकास के लिए तन्मयता के साथ आगे बढ़ना होगा, तभी एक नए संकल्प जो मुख्यमंत्री ने लिया है वो पूरा हो। चलिए रवि, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने तो अपना संदेश दे दिया है, लेकिन अधिकारी इस पर कितना ध्यान देते हैं ये भी देखने वाली बात है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का मामला सामने आया है। मामले में 7 छात्रों को सस्पेंड कर दिया गया है। हॉस्टल से भी सीनियर छात्रों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। फर्स्ट ईयर के छात्रों की रैगिंग कर रहे थे। MBBS 2019 बैच के 5 और 2020 के बैच के 2 छात्रों पर यह बड़ी कार्रवाई हुई है। श्रीनगर मेडिकल कॉलेज से ये रैगिंग का मामला सामने आया था, जहां 7 छात्रों को इस पूरे मामले में बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। फर्स्ट ईयर के छात्रों के साथ रैगिंग की जा रही थी और जब 7 छात्रों का नाम इसमें सामने आया तो तुरंत कार्रवाई हुई है और बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। MBBS 2019 बैच के 5 और 2020 के 2 छात्रों पर कार्रवाई हुई है। और विनोद फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनोद, क्या और जानकारी मिल रही है इस पूरी खबर पर और इन छात्रों के बारे में क्या जानकारी? जी आयुषी, देखिए ये श्रीनगर मेडिकल कॉलेज का मामला है और सीनियर छात्रों के माध्यम से रैगिंग करने का ये पूरा मामला अभी तक का सामने आया है, जिसमें 7 छात्रों को सस्पेंड कर दिया गया है। मेडिकल यानी MBBS 2019 बैच के 5 छात्र हैं, 2020 के 2 छात्र हैं, जिनके द्वारा जो फर्स्ट ईयर MBBS के फर्स्ट ईयर छात्रों की रैगिंग की जा रही थी और एक कमेटी का गठन भी प्रबंधन की तरफ से किया गया था। उसमें सत्यता पाई गई है कि रैगिंग की गई थी, जिसके बाद में कमेटी के माध्यम से ये कार्रवाई की गई है। 7 छात्रों को सस्पेंड कर दिया गया है, साथ ही साथ जो स्थायी हॉस्टल है वहां से भी उनको निकाल दिया गया है। ठीक है, चलिए बिल्कुल, बहुत धन्यवाद विनोद। आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे, आप बने रहिएगा हमारे साथ। और चलिए एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। देहरादून से उत्तराखंड से गुजरात हाथी भेजने के मामले पर यह बड़ी खबर आपको बता दे। मामले की जांच में नियमों का उल्लंघन पाया गया है और बिना केंद्र की परमिशन के उत्तराखंड से गुजरात ये हाथी भेजे गए थे और जल्द ही शासन की ओर से बड़ी कार्रवाई इस पर हो सकती है। तो उत्तराखंड से गुजरात हाथी भेजने का ये मामला है। केंद्र को जानकारी नहीं दी गई और बिना परमिशन के उत्तराखंड से गुजरात हाथी भेज दिए गए। विनोद लगातार इस मामले पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद, ये बड़ा मामला सामने आया था, बिना इजाजत के जो हाथी थे उन्हें गुजरात भेज दिया गया था। अब किस तरीके की कार्रवाई आगे इस पूरे मामले पर हो सकती है? जी देखिए, गुजरात और उत्तराखंड में जो हाथियों की अदला बदली का मामला पूरा चल रहा है, उसमें वन विभाग पहले ही शासन को जांच कराने की और कार्रवाई करने की पूरी तरह से सिफारिश कर चुका है और कहीं ना कहीं जांच पूरी भी हो चुकी है। लेकिन अब शासन किस तरह की कार्रवाई करता है उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन तत्कालीन जो वन्य जीव प्रतिपालक है उस पर जरूर सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार केंद्र के बिना परमिशन के ही हाथियों की अदला बदली की गई है। यानी 3
3 हाथी उत्तराखंड से गुजरात भेजे गए हैं और कुछ हाथी गुजरात से उत्तराखंड लाए गए हैं। और इन तमाम अदला बदली के क्रम में परमिशन केंद्र की होती है, लेकिन केंद्र के बिना परमिशन के बावजूद ही इन हाथियों की अदला बदली कर दी गई, जिस पे पूरी तरह से शासन की तरफ से जांच की जा रही। तो जांच कंप्लीट हो गई और जांच में शासन ने भी माना है कि इस पूरे मामले में नियमों की अनदेखी हुई है, उल्लंघन हुआ है। तो आने वाले दिनों में कुछ और बड़ी कार्यवाही फॉरेस्ट के अधिकारियों पर हो सकती है। और ये पूरा मामला हाथियों के आदान प्रदान करने की है, जिसमें उत्तराखंड से गुजरात दोनों राज्यों में जिस तरह से वन्य जीवों की एक आदान प्रदान। चलिए विनोद, बिल्कुल नियमों का उल्लंघन पाया गया है और जल्द ही कार्रवाई इस पूरे मामले पर होगी अधिकारियों पर। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। इधर कॉर्बेट नेशनल पार्क से सटे मरचुआ इलाके में देर रात बाजार में बाघ देखने को मिला। बाजार में बाघ की चहलकदमी से हड़कंप मच गया। बाघ इस वक्त गंभीर हालत में था। डर के मारे लोगों ने इस दौरान बाघ पर गोली भी चलाई। इसके बाद बाघ की मौत हो गई। हालांकि बाघ की मौत फायरिंग से हुई है, इस बात की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से इस बाघ ने एक महिला को घायल किया। फिलहाल बाघ की मौत के मामले की जांच कॉर्बेट पार्क प्रशासन कर रहा है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, जहां बाजार में ये बाघ देखा गया, उसके बाद बाघ के दिखने के बाद लोगों में दहशत का माहौल था, फायरिंग की गई और बाघ की मौत हो गई। अब ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार बाघ की मौत कैसे हुई है। और अगली खबर लक्सर से है, जहां मेन बाजार स्थित एक दुकान में अचानक से आग लग गई, जिसके बाद मौके पर भारी भीड़ जुट गई। हालांकि आग के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल विभाग मौके पर पहुंचा और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। तो लक्सर में इस दुकान में आग लगी। तस्वीरें भी आप उस वक्त की देख रहे हैं जब ये आग लगी थी। हालांकि जो मौके पर मौजूद लोग थे उन्होंने फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी और अब राहत की बात यह है कि आग पर काबू पा लिया गया है। बढ़ेंगे, बात करेंगे देवभूमि में बर्फबारी की। तो पहाड़ों पर हिमयुग की शुरुआत हो गई है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी जारी है। 4 तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, जहां पहली तस्वीर केदारनाथ धाम की है, जहां बर्फबारी का दौर जारी है, लेकिन बर्फबारी के बीच श्रद्धालुओं का उत्साह डबल होता जा रहा है। दूसरी तस्वीर बद्रीनाथ धाम की है। यहां भी बर्फबारी की वजह से शीतलहर का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। तीसरी तस्वीर आपके सामने है, गंगोत्री यमुनोत्री धाम की है। यहां चोटियां बर्फ से ढक चुकी है। और चौथी तस्वीर है औली की, जहां बर्फबारी के बाद पर्यटकों की भरमार है। में ले लिया। ये बाबा बद्री विशाल के दरबार का अद्भुत नजारा है। ये तस्वीरें स्वर्ग जैसा एहसास कराती हैं। ये बाबा केदार का दरबार है। यहाँ तो बर्फ की और ज्यादा बौछार है। चट्टान के बीचों बीच बाबा केदार शान से खड़े हैं और बर्फ की फुहारें उनका श्रृंगार कर रही हैं। चमोली जिले में एक बार फिर बर्फबारी हो रही है। बर्फ के फाहों के बीच श्रद्धालुओं का जोश डबल हो रहा है। बद्रीनाथ धाम में हो रही बर्फबारी से शीतलहर का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। आसमान से बरसती इस चांदी के बीच तीर्थयात्री बद्री विशाल के दर्शन का पूर्ण लाभ ले रहे हैं। स्नोफॉल हो रही है और है ना, बहुत ही मजे आ रहे हैं। हम लोग जब आए थे हम लोगों को बहुत तकलीफ हुई थी, लेकिन यहाँ आके बहुत खुशी हो रही है बद्री विशाल के मंदिर में आके। उधर उत्तर काशी में भी मौसम ने करवट ली है, जिसके चलते गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में भी बर्फबारी हो रही है। हिमाचल की चोटियां बर्फ से ढक चुकी हैं। मौसम बदलने से यहाँ सीजन की पहली बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से पारा भी गोता लगा रहा है। पहाड़ी पर बर्फबारी ने निचले इलाकों में ठंड का प्रकोप बढ़ा दिया है। गंगोत्री धाम में इस बार साधु संतों की सुरक्षा के लिए पुलिस की टीमें तैनात की गई हैं।
बर्फबारी के बीच गंगोत्री नेशनल पार्क के कर्मचारी गंगोत्री धाम क्षेत्र में तैनात हैं। लेकिन पहाड़ों के बीच शीतलहर का प्रकोप अब डबल होने वाला है। नवंबर यानी मंगलवार तक यहां बारिश के साथ साथ बर्फबारी का पूर्वानुमान है। ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और इधर जोशीमठ में भी मौसम का मिजाज बदल गया है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी से ठंड बढ़ गई है। भूवैकुंठ धाम श्री बद्रीनाथ में सुबह से हल्की बर्फबारी होने से शीतलहर चरम पर है। उत्तरकाशी में गंगोत्री और यमुनोत्री धाम परिसर में बर्फबारी शुरू हो गई है और सुबह से गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की उच्च हिमालयी चोटियों पर बर्फबारी जारी है। वहीं केदारनाथ में भी बर्फबारी हुई है। तो देखिए, बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी जारी है, तो वहीं 19 नवंबर को जनपद में अवकाश रहेगा। 19 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होंगे और इसी के चलते बद्री विशाल के वर्ष में होने वाले अंतिम दर्शन के लिए स्थानीय अवकाश घोषित किया जाता है। पहले 4 नवंबर को शासन की तरफ से अवकाश घोषित किया गया था, लेकिन अब शासन 19 नवंबर को छुट्टी की घोषणा की गई है। तो देवभूमि में बर्फबारी की तस्वीरें आपने देखी। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे काशीपुर की। यहाँ बाल दिवस की खुशियां मातम में बदल गई। दरअसल काशीपुर के प्रतिष्ठित इंटर कॉलेज में 8वीं कक्षा के छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इस दौरान परिजनों ने कॉलेज प्रबंधन पर आरोप जताते हुए हंगामा किया। पंडित गोविंद बल्लभ पंत इंटर कॉलेज में बाल दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस दौरान कक्षा 8 का छात्र मोक्ष गुप्ता गिर पड़ा। उसकी हालत गंभीर देखते हुए कॉलेज प्रबंधन ने तत्काल परिजनों को इसकी सूचना दी, जिसके बाद परिजन छात्र को अस्पताल ले गए। यहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजन छात्र के शव को कॉलेज ले आए और कॉलेज प्रबंधन पर आरोप लगाते हुए हंगामा करने लगे। मृत छात्र के पिता का आरोप है कि उसके बेटे के चेहरे पर निशान है और ऐसे में कॉलेज की लापरवाही साफ दिख रही है। रामनगर में कॉर्बेट नेशनल पार्क का ढिकाला जोन आज से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। ढिकाला जोन पिछले 5 महीने से बंद था। हर साल 15 जून को कॉर्बेट नेशनल पार्क ढिकाला जोन पर्यटकों के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है और 5 महीने बाद 15 नवंबर को खुलता है। कॉर्बेट पार्क में सबसे ज्यादा पर्यटक ढिकाला जोन आना पसंद करते हैं। इस जोन में कॉर्बेट नेशनल पार्क की बायोडाइवर्सिटी के साथ सबसे अधिक संख्या में बाघ पाए जाते हैं। पार्क का ढिकाला जोन लंबे अंतराल के बाद आज पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। लगभग 5 महीने तक बंद रहा ढिकाला जोन आज पर्यटकों के लिए खोला गया है। सुबह की पारी में 4 से ज़्यादा कैंटर और 8 से ज़्यादा जिप्सियाँ कॉर्बेट नेशनल पार्क के ढिकाला जोन गई हैं और इस पूरे दिन में अगर बात करें तो 20 से ज़्यादा जिप्सियाँ जाएंगी। कॉर्बेट नेशनल पार्क में ढिकाला जोन सबसे महत्वपूर्ण जोन माना जाता है क्योंकि यहाँ पर टाइगरों की प्रेजेंस सबसे ज़्यादा मानी जाती है, जिसको लेकर के पर्यटक काफ़ी उत्साहित रहते हैं। देसी और विदेशी तमाम पर्यटक कॉर्बेट नेशनल पार्क के ढिकाला जोन आना पसंद करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट इफ्तिकार हुसैन के साथ दानिश खान, एबीपी गंगा, रामनगर। और शक्तिमान घोड़े प्रकरण में एक बार फिर से गणेश जोशी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। देहरादून में आर्मी से रिटायर्ड कर्नल ने शक्तिमान घोड़े मामले में पुनर्विचार याचिका दायर कर दी है। इससे पहले पुलिस घुड़सवार ने घोड़े की मौत पर एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें सभी आरोपियों को सीजीएम कोर्ट ने दोष मुक्त कर दिया था। इधर पुनर्विचार याचिका दायर करने वाले पक्ष का कहना है कि जिस तरीके से पहले इस पूरे मामले में सुनवाई हुई है उसमें कुछ साक्ष्य और गवाह रह गए थे। ये जो चोटिल घोड़ा था शक्तिमान, ये एसआई पद प्राप्त था पुलिस में और पुलिस में जो एसआई पद प्राप्त था ये, तो इसके चोट लगने के बाद दुर्घटनावश इसकी मृत्यु हो गई थी। इसका पूरा विचारण चला था माननीय सीजीएम साहब के कोर्ट में और वहाँ के बाद पूरा विचारण के बाद जिसमें कुछ खामियां रह गई थी, जिस वजह से सत्य जो है वो पूरी तरह से प्रदर्शित नहीं हो सका था और कुछ सबूतों का, साक्ष्यों का भी अवलोकन होना शेष रह गया था, कुछ गवाह भी शेष रह गए थे। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।